नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिक्योर हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट मोहित। आज हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में। मेटास्प्लॉइट एक पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में काफी हेल्प करता है। इस वीडियो में हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, कंपोनेंट्स और बेसिक यूसेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन एंड इट्स हिस्ट्री। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को नेटवर्क सिस्टम और एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने और उन्हें एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए होता है और ये बहुत सारे टूल्स और यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे एक्सप्लॉइट मॉड्यूल्स, पेलोड्स, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स। इसे एचडी मोरे ने 2003 में शुरू किया और तब से ये एथिकल हैकर, सिक्योरिटी रिसर्चर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक पावरफुल टूल बन गया है जिसका इस्तेमाल सिक्योरिटी टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में किया जाता है। इसकी कहानी तब शुरू होती है जब एचडी मोरे ने पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेटास्प्लॉइट 1.0 रिलीज किया। धीरे धीरे इस टूल को और एडवांस और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसका कोड बेस रबी लैंग्वेज में रीराइट किया गया। आज के टाइम पर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क काफी पॉपुलर है और इसकी कम्युनिटी में लाखों डेवलपर्स और कंट्रीब्यूटर्स हैं जो इस फ्रेमवर्क को और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का मेन पर्पस है एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसका मतलब है कि ये टूल किसी सिस्टम या नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने और उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे बाद में रैपिड 7 ने ले लिया था। अगर आप काली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो ये टूल आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ओएस में इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं आगे। मेटास्प्लॉइट को शुरू करने के लिए आपको बस अपने टर्मिनल में एमएसएफ कंसोल टाइप करना है। अब हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरी, पोस्ट, पेलोड्स, एनकोडर्स, नोप्स एंड इवेजन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लॉइट से। एक्सप्लॉइट ये एक सेंट्रल कंपोनेंट है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। एक एक्सप्लॉइट एसेंशियली एक कोड होता है जो टारगेट सिस्टम के किसी वल्नरेबिलिटी या वीकनेस को एक्सप्लॉइट कराता है। वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर बग्स, मिसकॉन्फ़िगरेशन या वीक सिक्योरिटी पॉलिसीज हो सकते हैं। एक्सप्लॉइट का मेन पर्पस है टारगेट सिस्टम पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना। एक्सप्लॉइट को हम टारगेट सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज को अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पेलोड को टारगेट सिस्टम पर एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करते हैं। अब मेटास्प्लॉइट में हजारों एक्सप्लॉइट अवेलेबल हैं जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस पर काम करते हैं। एक्सप्लॉइट्स को आमतौर पर कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि रिमोट एक्सप्लॉइट्स। ये एक्सप्लॉइट्स टारगेट सिस्टम पर रिमोटली एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि अटैकर को टारगेट सिस्टम के पास फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती। इन एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करके अटैकर रिमोट लोकेशन से टारगेट सिस्टम पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर सकता है। सेकंड है लोकल एक्सप्लॉइट्स। ये एक्सप्लॉइट्स टारगेट सिस्टम पर लोकली एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि अटैकर को टारगेट सिस्टम के पास फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत होती है या फिर उस सिस्टम पर पहले से एक्सेस होना चाहिए। लोकल एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करके अटैकर प्रिविलेज एस्केलेशन या सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई कर सकता है। फिर है क्लाइंट साइड एक्सप्लॉइट्स। ये एक्सप्लॉइट्स यूजर इंटरेक्शन या यूजर इनपुट के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग अटैक हो गया, मालिशियस फाइल अटैचमेंट्स या कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स। क्लाइंट साइड एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करके अटैकर यूजर के सिस्टम पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर सकता है। फिर है वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट्स। ये एक्सप्लॉइट्स वेब एप्लीकेशंस के वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करते हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सेस और फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटीज। वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करके अटैकर वेब एप्लीकेशन या सर्वर पर एक्सेस प्राप्त करता है। तो ये था एक्सप्लॉइट्स, इसका जो मॉड्यूल है। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल की। तो ऑक्सिलरी मॉड्यूल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस मॉड्यूल का मेन पर्पस है नॉन एक्सप्लॉइट टास्क को परफॉर्म करना, जैसे कि स्कैनिंग, एनुमरेशन,
सर्विस आइडेंटिफिकेशन और पासवर्ड क्रैकिंग एक्सप्लॉइट से अलग ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स टारगेट सिस्टम को अटैक नहीं करते, लेकिन उनके बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद करते हैं। ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके हम टारगेट सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए बेटर तैयारी कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट में अलग-अलग कैटेगरीज के ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्कैनर्स टारगेट सिस्टम और नेटवर्क को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मॉड्यूल्स हमें टारगेट सिस्टम के ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज और वल्नरेबिलिटीज के बारे में जानकारी देते हैं। फिर है एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स का इस्तेमाल करके हम टारगेट सिस्टम के यूजर्स, ग्रुप्स, शेयर और इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है सर्विस आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हमें टारगेट सिस्टम पर रनिंग सर्विसेज और उनके वर्जन के बारे में जानकारी देते हैं। ये जानकारी हम एक्सप्लॉइट्स सिलेक्शन और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है फजर्स। फजर्स टारगेट सिस्टम और एप्लीकेशंस पर इनपुट वैलिडेशन और एरर हैंडलिंग के वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फजिंग से हम एप्लीकेशन क्रैश, मेमोरी लीक्स और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस एंड देन है पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग मॉड्यूल्स हमें टारगेट सिस्टम या सर्विस के पासवर्ड हैशेज को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेटास्प्लॉइट में हम हैश डंप, जोन द रिपर और हैशकैट जैसे टूल्स के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये था ऑक्सिलरी मॉड्यूल। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल टारगेट सिस्टम के एक्सप्लॉइट करने के बाद, मतलब पहले टारगेट हमने एक्सप्लॉइट कर लिया, उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन यूज होता है और अटैकर को उस सिस्टम पर और कंट्रोल और एक्सेस प्रोवाइड कराता है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम सिस्टम से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करने, प्रिविलेज एस्केलेशन या लेटरल मूवमेंट और परसिस्टेंस एस्टैब्लिश करने में हेल्प ले सकते हैं। अब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करने के लिए हम एक्सप्लॉइट और पेलोड के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद इन्हें इस्तेमाल करते हैं। मेटास्प्लॉइट में अलग-अलग कैटेगरीज के पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये मॉड्यूल टारगेट सिस्टम से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग प्रोसेसेस, नेटवर्क कनेक्शंस और यूजर अकाउंट्स। फिर है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हम अटैकर के एक्सेस लेवल को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यूजर से एडमिनिस्ट्रेटर तक। प्रिविलेज एस्केलेशन हमें टारगेट सिस्टम पर और कंट्रोल और एक्सेस प्रोवाइड कराता है। देन है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मूव कर सकते हैं। यह मॉड्यूल हमें टारगेट नेटवर्क में दूसरे सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करने में हेल्प करता है। देन है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम टारगेट सिस्टम पर अपनी एक्सेस को बनाकर रख सकते हैं, यानी कि सिस्टम रिबूट हो या लोगो हो और दोबारा अगर वो स्टार्ट होता है तो उसके बाद भी हम उस पे एक्सेस ले सकते हैं। परसिस्टेंस हमें लॉन्ग टर्म एक्सेस और कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पेलोड मॉड्यूल की। जब एक्सप्लॉइट एक वल्नरेबिलिटी को सक्सेसफुली अटैक करता है, तब पेलोड टारगेट सिस्टम पर कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोड एग्जीक्यूशन एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर को टारगेट सिस्टम पर रिमोट एक्सेस या पर्पस है टारगेट सिस्टम पर कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना। मेटास्प्लॉइट में अलग-अलग टाइप के पेलोड होते हैं, जैसे कि कमांड एग्जीक्यूशन पेलोड्स। ये पेलोड्स टारगेट सिस्टम पर एक सिंगल कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं। फॉर एग्जांपल लिनक्स या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई कमांड रन कराना। एंड देन है रिवर्स सेल्स। रिवर्स सेल पेलोड टारगेट सिस्टम से अटैकर के सिस्टम पर एक कनेक्शन बना देते हैं। इस कनेक्शन के थ्रू अटैकर टारगेट सिस्टम पर कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकता है और उसे रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। ठीक है।
देन है बाइंड सेल्स। बाइंड सेल्स पेलोड टारगेट सिस्टम पर एक सर्विस या पोर्ट बाइंड कर देते हैं, जिससे अटैकर रिमोटली उस सिस्टम पर कनेक्ट हो सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। मीटरप्रेटर पेलोड्स। मीटरप्रेटर पेलोड्स एक एडवांस पेलोड है जो मेटास्प्लॉइट में पावरफुल फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि फाइल सिस्टम एक्सेस, वेबकैम और माइक्रोफोन एक्सेस, कीलॉगिंग और प्रिविलेज एस्केलेशन। और ये मैं बता दूं मैं आपको, ये बहुत यूज होता है मीटरप्रेटर पेलोड्स। ठीक है, मीटरप्रेटर पेलोड्स के साथ अटैकर को टारगेट सिस्टम पर काफी कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। पेलोड्स को सिलेक्ट करते वक्त हमें टारगेट सिस्टम के आर्किटेक्चर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्सप्लॉइट के साथ कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना होता है। ये सब फैक्टर पेलोड के इफेक्टिवनेस और स्टेबिलिटी पर असर डालते हैं। अब बात करते हैं हम एनकोडर्स की। एनकोडर्स का मेन पर्पज है पेलोड को ऑब्फ्यूस्केट करने के लिए इस्तेमाल होना, ताकि एंटीवायरस या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस आईपीएस से बचा जा सके। एनकोडर्स पेलोड को बैड करैक्टर से बचाने और पेलोड के अपीयरेंस को बदलने में मदद करता है, जिससे डिटेक्शन और प्रिवेंशन मैकेनिज्म को बाईपास करने में हेल्प मिलती है। एनकोडर्स का इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने पेलोड को सिलेक्ट और कॉन्फ़िगर करना होता है। फिर हम एनकोडर मॉड्यूल का यूज़ कमांड के से सिलेक्ट कर सकते हैं और पेलोड के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एनकोडर पेलोड को एनकोड करने के लिए अलग-अलग एल्गोरिथम और टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब जो मेटास्प्लॉइट में कुछ कॉमन एनकोडर्स हैं, ठीक है? जैसे कि एक्सओआर है, एनकोडर पेलोड के हर बाइट को एक एक्सओआर शोर ऑपरेशन से एनकोड करता है। ये एनकोडर एक बेसिक लेवल का ऑब्फ्यूस्केशन प्रोवाइड कराता है और कुछ एंटीवायरस और आईडीएस सिस्टम को बाईपास कर सकता है। देन है सिकाता गानाई। अब आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, ये आपको ज़रूर बताया जाता होगा। यही बताया जाता है लगभग सिकाता गानाई। आई होप कि आई एम प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ मैं इसको। ये एक पॉलीमॉर्फिक एनकोडर है, जो पेलोड को हर बार अलग-अलग तरीके से एनकोड करता है। ये एनकोडर एडवांस ऑब्फ्यूस्केशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे पेलोड को डिटेक्ट करने और एनालाइज करने में मुश्किल हो जाती है। फिर है अल्फा अपर और अल्फा मिक्स्ड। ये एनकोडर्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और पेलोड को आईपीएस वगैरह से बचाने में हेल्प करते हैं। ये एनकोडर्स कुछ स्पेसिफिक पेलोड और एक्सप्लॉइट के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जहां अल्फा न्यूमेरिक रेस्ट्रिक्शंस हों। अब बात करते हैं नोप्स की। नोप्स या नो ऑपरेशन का प्राइमरी पर्पज है एक्सप्लॉइट और पेलोड के बीच में पैडिंग या फिल्टर बाइट्स जोड़ने के लिए इस्तेमाल होना। ये पैडिंग या फिल्टर बाइट्स टारगेट सिस्टम पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नो ऑपरेशन या नोप्स कहा जाता है। अब नोप्स का इस्तेमाल का एक मेन रीजन है बफर ओवरफ्लो अटैक्स में। बफर ओवरफ्लो अटैक्स में अटैकर किसी टारगेट सिस्टम के मेमोरी बफर में एक्स्ट्रा डाटा लिख देता है, जिससे सिस्टम क्रैश हो जाता है या अटैकर को अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है। नोप्स के इस्तेमाल से हम एक्सप्लॉइट और पेलोड को सही साइज और अलाइनमेंट में मेंटेन कर सकते हैं, ताकि अटैक सक्सेसफुल हो। मेटास्प्लॉइट में नोप्स मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए वही है, सेट एनओपी कमांड से नोप मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम इवेजन मॉड्यूल की। ठीक है, ये है हमारा लास्ट वन। इवेजन मॉड्यूल का मेन पर्पज है टारगेट सिस्टम के सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आईडीएस आईपीएस को बाईपास कराना। इवेजन मॉड्यूल का इस्तेमाल से हम पेलोड्स और एक्सप्लॉइट्स को ऑब्फ्यूस्केट कर सकते हैं, ताकि उन्हें डिटेक्ट करने और ब्लॉक
होने में मुश्किल हो जाए, ठीक है? मतलब ना तो वो डिटेक्ट हों, ना वो ब्लॉक हों। अब डिटेक्ट होंगे तो ब्लॉक होंगे ही। इवेजन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करने से हम अपने अटैक्स को स्टेल्थी और अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं, जिससे टारगेट सिस्टम के सिक्योरिटी मेजर्स से बचा जा सके। मेटास्प्लॉइट में कुछ कॉमन इवेजन मॉड्यूल्स और टेक्निक्स हैं, जैसे कि ऑब्फ्यूस्केशन। इस टेक्निक में हम पेलोड और एक्सप्लॉइट कोड को बदल देते हैं ताकि उन्हें डिटेक्ट कराना और एनालाइज कराना मुश्किल हो जाए। ऑब्फ्यूस्केशन के लिए हम एनकोडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेलोड को एनकोड करके डिटेक्शन मैकेनिज्म को बाईपास कराने में हेल्प करते हैं। फिर है टाइमिंग बेस्ड इवेजन। टाइमिंग बेस्ड इवेजन टेक्निक में हम अपने अटैक्स को स्लो और इंटरमिटेंट बनाते हैं ताकि उन्हें नॉर्मल नेटवर्क ट्रैफिक में मिलाकर डिटेक्शन से बचा जा सके। टाइमिंग बेस्ड इवेजन मॉड्यूल्स हमारे अटैक्स को स्टेल्थी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। फिर है प्रोटोकॉल लेवल इवेजन। प्रोटोकॉल लेवल इवेजन टेक्निक में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के वल्नरेबिलिटीज और मिसकॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आईडीएस और आईपीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स को बाईपास कर सकें। प्रोटोकॉल लेवल इवेजन मॉड्यूल्स हमारे अटैक्स को नेटवर्क लेवल पर अनडिटेक्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके मॉड्यूल्स। अब बात करते हैं हम कि कोई भी पेलोड कैसे जनरेट करें। ठीक है, एक्सप्लॉइट मतलब पेलोड आपने जनरेट करना है। ठीक है, वो कैसे आप जनरेट करोगे? वो करोगे आप एमएसएफ वेनम से। अब एमएसएफ वेनम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक पावरफुल कमांड लाइन यूटिलिटी है, जिसका प्राइमरी पर्पस है कस्टम स्टैंडअलोन पेलोड क्रिएट करना। एमएसएफ वेनम का इस्तेमाल करके हम अपने स्पेसिफिक नीड्स के लिए पेलोड्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें एनकोडर्स और नोप से ऑब्फ्यूस्केट कर सकते हैं। एमएसएफएनएम का इस्तेमाल करके हम विंडोज, लिनक्स, मैकओएस और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए पेलोड जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं आगे आने वाली वीडियोज में आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे पेलोड जनरेट करना है पूरा और कैसे उसको किसी भी एंड्रॉयड में डाल के हम हैक कर सकते हैं। अब एमएसएफ वेनम की अगर हम कमांड देखें, एमएसएफ वेनम डैश पी डैश एफ डैश ई डैश एन डैश ओ एंड देन एल पोर्ट एल होस्ट। अब ये आपको पूरा बताता हूं मैं। डैश पी का मतलब होता है पेलोड, जैसे कि विंडोज मीटरप्रेटर रिवर टीसीपी, ये हमारा पेलोड हो गया। ठीक है, अब पेलोड ऑप्शंस एल होस्ट और एल पोर्ट, ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे। एल होस्ट मतलब हमारे होस्ट की आईपी एड्रेस, एल पोर्ट हमारा पोर्ट। ठीक है, अब डैश एफ मतलब आउटपुट फॉर्मेट क्या चाहिए, डॉट ई या डॉट एपी, अगर आप एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो तो। अब एनकोडर कौन-सा लगाना है आपने, डैश ई एनकोडर वही बताया था ना अब यहाँ पे ये एनकोडर है x86/सिकाता गानाई। ठीक है, अब नोप्स पैडिंग बाइट्स जैसे कि डैश एन 16। अब आउटपुट है, आउटपुट फाइल का नाम क्या रखना है हमें, वो रख दिया। तो ये था कि कैसे हमें जनरेट करना है, ये बस एक बेसिक सा था और ये पूरी वीडियो ही बेसिक थी ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको ईज़िली समझ आ सकें मेटास्प्लॉइट के ऊपर। तो ये आप बोल सकते हो फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज थी मेटास्प्लॉइट की कि मेटास्प्लॉइट क्या है, इसके ऑप्शंस वगैरह क्या हैं, कैसे वगैरह रन करना है, आपने पूरी वीडियो में देख लिया होगा साथ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।